श्रेया जवाब देती है, हाँ। रेयांश श्रेया की कमर को छोड़ देता है और कुछ कहने ही वाला होता है, तभी श्रेया तेजी से भागते हुए वहां से चली जाती है। श्रेया को इस तरह भागते देख रेयांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो पास रखी अपनी दवा उठाता है और उसे खा लेता है। रेयांश की हरकत से श्रेया इतना घबरा गई थी कि उसके रूम से बाहर आने के बाद भी वो भाग रही थी। भागते हुए वो सीढ़ियों के पास आ जाती है और उसे एहसास होता है कि अब वो रेयांश से काफी दूर आ चुकी है। श्रेया अपने कदम रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से खुद को रोक नहीं पाती। उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। अब श्रेया के दोनों पैर उस सीढ़ी के किनारे पर थे और वो किसी के हाथ के सहारे हवा में झूल रही थी। वो हाथ फौरन श्रेया को अपनी तरफ खींच लेता है और अगले ही पल श्रेया उस हाथ के मालिक के सामने खड़ी होती है। श्रेया अपना सिर उठाकर सामने देखती है तो उसके सामने एक बहुत ही प्यारा चेहरा होता है जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वो अभिज्ञान था। श्रेया के सामने अभिज्ञान था जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। श्रेया अचानक से गिरने और फिर बच जाने से थोड़े शौक में थी और हैरानी से आंखें फाड़कर अभिज्ञान को देख रही थी। तभी अभिज्ञान श्रेया के सामने अपना हाथ वेव करते हुए कहता है, क्या हुआ? अभिज्ञान की आवाज सुनकर श्रेया होश में आती है और अपना सिर झटक कर कहती है, नहीं, कुछ नहीं। अभिज्ञान कहता है, तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? श्रेया पीछे मुड़कर सीढ़ियों को देखते हुए कहती है, मुझे लगा था कि मैं गिर जाऊंगी। इस वक्त श्रेया की नजर उन सीढ़ियों पर थी और अब अभिज्ञान उसे एक शातिर मुस्कान के साथ देख रहा था। वो कहता है, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। श्रेया अभिज्ञान की ये बात समझ नहीं पाती और वो फिर से उसकी तरफ देखती है। अब अभिज्ञान की वो शातिर मुस्कान बदल जाती है। श्रेया कहती है, तुमने कुछ कहा? अभिज्ञान कहता है, नहीं तो, मैंने क्या कहा? श्रेया कहती है, खैर वो सब छोड़ो, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है, तुमने मुझे गिरने से बचाया। अभिज्ञान कहता है, ठीक है तो कह दो। श्रेया अभिज्ञान को घूर कर देखती है और फिर हंसने लगती है। अभिज्ञान भी मुस्कुराते हुए बस श्रेया को देख रहा था। श्रेया हंसते हुए कहती है, तुम बिल्कुल मेरी तरह फनी हो। अभिज्ञान कहता है, अच्छा तुम भी फनी हो? श्रेया अपनी तारीफ करते हुए जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, लोग कहते हैं कि मैं उन्हें बहुत हंसाती हूँ। इससे पहले अभिज्ञान आगे कुछ कह पाता, श्रेया का फोन बजने लगता है। श्रेया अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखती है। उसमें विराज का नाम फ्लैश हो रहा था। श्रेया अभिज्ञान से कहती है, ओके देन, अब मुझे जाना होगा, विराज सर मुझे ढूंढ रहे हैं, बाय। ये कहकर श्रेया वहां से जाते हुए विराज का कॉल उठा लेती है और उससे बात करते हुए आगे बढ़ने लगती है। अभिज्ञान वहां खड़े श्रेया को जाते हुए देख रहा था। तभी कहीं से वहां राजवीर आ जाता है। राजवीर अपने मोबाइल को देखते हुए चल रहा था, जिस वजह से उसकी नजर रास्ते पर नहीं थी। राजवीर चलते हुए अभिज्ञान के बिल्कुल करीब आ जाता है। वो अभिज्ञान से टकराने ही वाला होता है, लेकिन टकराता नहीं। राजवीर अभिज्ञान की उस बॉडी को पार करते हुए आगे निकल जाता है। जैसे ही राजवीर अभिज्ञान को पार करता है, उसके कदम रुक जाते हैं और उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। तभी रेयांश के वार्ड का दरवाजा खुलता है और रेयांश वहां से बाहर निकलता है। राजवीर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं दिखता। राजवीर कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे एक पल पहले कोई बहुत शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा ने मुझे छुआ। राजवीर फिर से अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। कुछ देर वहां रुकने के बाद राजवीर वहां से चला जाता है। राजवीर के वहां से जाने के बाद धीमी आवाज में वही भयानक आवाज आती है, अब तुम सबका सामना होगा संग्राम से।
वो आवाज वहां आ तो रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इधर श्रेया रेयांश के वार्ड के बाहर पहुंचती है, जहां विराज उसका इंतजार कर रहा था। श्रेया को वहां देखकर विराज कहता है, श्रेया, तुम कहाँ चली गई थी? श्रेया कैजुअली जवाब देती है, मैं बस यहाँ घूम रही थी। विराज कहता है, मैंने तुमसे कहा था अकेले कहीं मत जाना। तुम जानती हो ना अभी हम सब किस खतरे से डील कर रहे हैं। श्रेया इस बार बहस नहीं करती और हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी रेयांश के वार्ड का दरवाजा खुलता है और रेयांश वहां से बाहर निकलता है। अभी भी उसकी चोट ठीक नहीं हुई थी, जिस वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। रेयांश को देखकर श्रेया फौरन कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको आराम करना चाहिए ना, जाओ आप रूम के अंदर। रेयांश जवाब देता है, मैं तुम लोगों के साथ घर चल रहा हूँ। श्रेया कहती है, लेकिन क्यों? अभी तो आप ठीक नहीं हुए हो। आई नो कि आपकी एक भी हड्डी नहीं टूटी है, लेकिन आपको बहुत चोट आई है। अभी आप घर नहीं जाओगे, चलो रूम के अंदर। ये कहकर श्रेया रेयांश का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगती है। रेयांश अपनी जगह से हिलता नहीं, लेकिन श्रेया अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचते हुए कहती है, चलो अंदर। विराज श्रेया को रोकते हुए कहता है, श्रेया, हमें रेयांश और अंतरा को अपने साथ घर ले जाना होगा, यहाँ उनकी जान को खतरा हो सकता है। विराज की बात सुनकर श्रेया शांत हो जाती है और कहती है, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी वो तीनों देखते हैं कि एक नर्स अंतरा को व्हील चेयर पर लेकर उसके वार्ड से बाहर आ रही थी। विराज अंतरा की तरफ बढ़ जाता है। इधर श्रेया ने अब भी रेयांश का हाथ पकड़ा हुआ था। रेयांश श्रेया से कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा नहीं करोगी, और अब फिर से? ये कहकर रेयांश श्रेया के उस हाथ को देखता है जिससे उसने रेयांश का हाथ कसकर पकड़ा था। श्रेया घबराकर फौरन रेयांश का हाथ छोड़ देती है और अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, वो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वो मुझे ऐसा करने की आदत हो गई है ना, तो अपने आप हो गया। रेयांश कहता है, अच्छा, इसका मतलब तुम्हें मेरी आदत हो गई है। श्रेया फौरन कहती है, हाँ, और अगले ही पल खामोश हो जाती है। रेयांश श्रेया के पास जाता है और उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहता है, ठीक है, फिर अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। ये कहकर रेयांश वहां से चला जाता है और श्रेया उसे जाते हुए देखती रह जाती है। रात के 11 बजे सभी अपने अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन दीवान विला के लिविंग एरिया में जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। वो आवाज श्रेया और राजवीर की थी। श्रेया और राजवीर काउच पर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। राजवीर श्रेया को कुछ बातें बता रहा था, जिन्हें सुनकर श्रेया जोर जोर से हंस रही थी। हंसते हुए श्रेया राजवीर से कहती है, क्या वाकई तुम लोग बचपन में अपने पापा को इतना परेशान करते थे? राजवीर भी हंसते हुए उसे जवाब देता है, हाँ, तुम्हें पता है, जब शुरू शुरू में हमें अपनी शक्तियों के बारे में पता चला था, तब हम डैड को अक्सर फ्रीज कर दिया करते थे, और जब तक मॉम वापस नहीं आती थी, वो वैसे ही स्टैच्यू बनकर बैठे रहते। श्रेया कहती है, तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि वो एंग्री बर्ड भी इतने बदमाश थे। राजवीर जवाब देता है, अरे भाई तो मुझसे भी बहुत ज्यादा शरारत करते थे। बेचारे डैड मुझसे, भाई से और मॉम से परेशान हो जाते थे। हमारी फैमिली में सिर्फ वो ही थे जो नॉर्मल थे। राजवीर की बात सुनकर श्रेया फिर से सोच में पड़ जाती है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो क्यूरियस होकर कहती है, लेकिन रेयांश सर ने घर क्यों छोड़ दिया? श्रेया का ये सवाल सुनकर राजवीर का चेहरा सीरियस हो जाता है और वो भी किसी सोच में चला जाता है। काफी देर तक जब राजवीर श्रेया के सवाल का जवाब नहीं देता, तो श्रेया राजवीर का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, राजवीर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, रेयांश सर ने घर क्यों छोड़ दिया? श्रेया की आवाज सुनकर राजवीर होश में आता है और वो अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए कहता है, वो एक लंबी कहानी है,
मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। ये सुनकर श्रेया चिढ़ जाती है और कहती है, मुझे अभी जानना है, बताओ कि रेयान सर ने घर क्यों छोड़ दिया। राजवीर जवाब देता है, ये हमारी फैमिली का सीक्रेट है और मैं तुम्हें अभी ये नहीं बता सकता। श्रेया खामोश हो जाती है और फिर राजवीर को जवाब देने के लिए फोर्स नहीं करती। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद श्रेया फिर से कहती है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम में और रेयान सर में ज्यादा पावरफुल कौन है? श्रेया का सवाल सुनकर राजवीर को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें हमारी फाइट करानी है? श्रेया भी हंसते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताओ ना तुम दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? राजवीर कुछ देर सोचने के बाद श्रेया से कहता है, देखो मैं आर्मी से हूँ तो फिजिकली तो मैं ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन आई थिंक भाई के पास मुझसे ज्यादा पावर्स है। श्रेया कहती है, क्यों, तुम दोनों तो भाई हो ना, और तुम अपनी मॉम के साथ ज्यादा समय तक रहे हो, तो फिर उनके पास ज्यादा पावर्स कैसे हुए? राजवीर कहता है, क्योंकि मॉम ने इसके लिए भाई को चुना था। श्रेया राजवीर की बात समझ नहीं पाती और राजवीर को सवालिया नजरों से देखने लगती है। राजवीर श्रेया के मन में आ रहे सवालों को समझता है और कहता है, ओके लिसन, जैसे कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि मॉम के पास बहुत सी स्पेशल एबिलिटीज हैं जो दूसरे लोगों से अलग हैं। मुझ में और भाई में बचपन से ही वो एबिलिटीज अपने आप आ गई थी, लेकिन मॉम का मानना था कि हम में से किसी एक को ही इस काबिलियत को आगे लेकर जाना होगा। वो जानती थी कि इन शक्तियों के साथ बहुत सारे खतरे भी आते हैं और मॉम अपने दोनों बच्चों को उस खतरे में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन उन्हें किसी एक को चुनना ही था। शायद मॉम को भाई ज्यादा काबिल लगे होंगे, इसलिए उन्होंने भाई को चुना। श्रेया और राजवीर बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। श्रेया और राजवीर दोनों उस तरफ देखते हैं जिधर से कदमों की आवाज आ रही थी। वो देखते हैं कि रेयांश सीढ़ियों से उतरकर लिविंग एरिया की तरफ आ रहा था। रेयांश को देखकर श्रेया को हॉस्पिटल वाली बात याद आ जाती है और वो घबराने लगती है। वो हड़बड़ाते हुए राजवीर से कहती है, तुम अभी इन्हें फ्रीज कर सकते हो? ये सुनकर राजवीर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, तुम भाई को फ्रीज क्यों करना चाहती हो? श्रेया कहती है, ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। राजवीर कहता है, लेकिन तुम यहाँ से भागना क्यों चाहती हो? श्रेया चिढ़कर कहती है, तुम इन्हें फ्रीज करोगी या नहीं? राजवीर कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, भाई मुझसे कई ज्यादा पावरफुल है, मैं उन्हें फ्रीज नहीं कर सकता। श्रेया गुस्सा होकर कहती है, तुम्हारी मॉम को बिल्कुल सही लगता था, तुम किसी काम के नहीं हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें नहीं रेयान सर को चुना। अब राजवीर का ईगो हर्ट हो जाता है और वो चिढ़कर कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहकर राजवीर रेयांश की तरफ देखता है और अपने मन में कोई मंत्र पढ़ने लगता है। अगले ही पल रेयांश को इस बात का एहसास हो जाता है और वो अपनी आंखें छोटी करके राजवीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम सच में इतने बेवकूफ हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस बचकानी हरकत से मुझे कोई फर्क भी पड़ेगा? राजवीर मंत्र पढ़ना बंद कर देता है और श्रेया को देखकर कहता है, मैंने कहा था ना, वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। श्रेया चिढ़कर कहती है, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही थी, तुम एक नंबर के नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। राजवीर को श्रेया की बात सुनकर गुस्सा आता है और वो फिर से रेयांश की तरफ देखकर मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन रेयांश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो धीरे धीरे उन दोनों की ओर बढ़ रहा था। अभिज्ञान और श्रेया की मुलाकात के वक्त अभिज्ञान ने कहा था कि अब सामना होगा तुम्हारा संग्राम से। क्या मुसीबत लेके आने वाला है संग्राम? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रेयांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राजवीर की हालत देखकर उसे हंसी आ रही थी। उसे पूरा यकीन था कि राजवीर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो रेयांश पर किसी भी तरह का जादू नहीं कर सकता। श्रेया परेशान होकर रेयांश को देख रही थी, जो उसकी ही तरफ बढ़ रहा था। घबराते हुए वो राजवीर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम कुछ कर भी रहे हो या नहीं?
जैसे ही श्रेया राजवीर का हाथ पकड़ती है, रेयांश अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। राजवीर को नहीं पता था कि रेयांश सच में फ्रीज हो गया है। वो अपना मंत्र पढ़ते हुए उसे देख रहा था। कुछ देर तक जब रेयांश आगे नहीं बढ़ता, तब उसे शक होता है और वो श्रेया से कहता है, क्या भाई वाकई में फ्रीज हो गए हैं? राजवीर की ये बात सुनकर श्रेया भी चौंक जाती है और वो भी गौर से रेयांश को देखने लगती है। रेयांश वहीं खड़ा गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। कुछ देर सोचने के बाद श्रेया कहती है, लगता तो ऐसा ही है। राजवीर खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, क्या सच में? मैंने सच में भाई पर जादू कर दिया? श्रेया कहती है, तुम्हारी मॉम को तो तुम ऐसे ही नालायक लगते थे। उन्हें बताना जरूर कि तुम भी कुछ कर सकते हो। थोड़ा बहुत जादू तो तुम्हें भी आता है। राजवीर श्रेया को घूर कर देखता है। श्रेया उछल कर खड़ी हो जाती है और चलकर रेयांश के पास जाती है। रेयांश अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था और गुस्से से राजवीर और श्रेया को देख रहा था। रेयांश समझ गया था कि राजवीर उसे श्रेया की वजह से ही फ्रीज कर पाया है। श्रेया ने जैसे ही राजवीर को छुआ था, उसकी एनर्जी मैनिपुलेट हो गई थी। श्रेया रेयांश के सामने चली जाती है और उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहती है, ये तो सच में नहीं हिल रहे हैं। ये कहकर श्रेया रेयांश की नाक पर अपनी उंगली रख देती है, लेकिन तभी रेयांश अपनी आंखें बंद करता है और कुछ सेकंड बाद अपनी आंखें खोलकर कहता है, हो गया तुम दोनों का। ये सुनकर श्रेया के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो अपने कदम पीछे लेती है। राजवीर भी अब हैरान था। वो रेयांश को हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या आप रिलीज हो गए? रेयांश उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? रेयांश को आगे बढ़ता देख श्रेया जितनी जल्दी हो सकता था भागकर अपने कमरे में चली जाती है। राजवीर श्रेया की स्पीड देखकर हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्रेया उसे इतनी जल्दी धोखा दे देगी, लेकिन अभी उसे सबसे ज्यादा डर रेयांश का था। वो रेयांश की तरफ देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए कहता है, भाई वो मैंने श्रेया के कहने पर किया था। रेयांश कहता है, ठीक है, फिर अब जो भी होगा उसका ब्लेम तुम श्रेया को ही देना। जैसे ही रेयांश की बात पूरी होती है, लिविंग एरिया से राजवीर के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। रात के 12 बजे दीवान विला में अब तक सब सो चुके थे, लेकिन एक कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। वो कमरा यश का था। यश अपने रूम से बाहर निकलता है और आसपास देखने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबकी नजरों से बचकर कहीं जाना चाहता था। यश घर से बाहर निकलता है और दीवान विला की बाउंड्री वॉल से कूदकर दूसरी तरफ चला जाता है। बाहर निकलकर वो तेजी से सड़क पर चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जल्द से जल्द कहीं पहुंचना चाहता है। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और चारों तरफ अंधेरा था। यश के हाथ में उसका मोबाइल था, जिसकी फ्लैशलाइट ऑन थी। फ्लैशलाइट की मदद से ही वो अपने आसपास देख रहा था। सन्नाटे की वजह से सड़क पर चलते हुए उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी यश को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। वो फौरन पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यश फिर से अपने रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद उसे फिर से वही एहसास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। यश फिर से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन इस बार भी उसके पीछे कोई नहीं होता। अब यश का शक यकीन में बदलने लगा था। वो फिर से अपने रास्ते पर चलने लगता है, लेकिन अब वो पहले से धीरे चल रहा था। कुछ ही पलों में उसे एहसास होता है कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। यश को अब थोड़ी घबराहट भी होने लगी थी। वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी जैकेट से एक धारदार चाकू धीरे से बाहर निकालता है और फौरन पीछे मुड़कर उस चाकू से वार कर देता है। इससे पहले कि अपने पीछे खड़े इंसान पर वो वार कर पाता, वो आदमी यश का हाथ पकड़ लेता है। उस इंसान को देखकर यश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहां विराज खड़ा था, जो शक भरी नजरों से यश को देख रहा था।
यश विराज को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो घबराते हुए कहता है, विराज सर, आप यहाँ? विराज कहता है, तुम तो मुझे मारने ही वाले थे। यश कहता है, नहीं, मैं बस डर गया था, मुझे लगा जैसे कोई मुझ पर हमला करने वाला है। विराज कहता है, तो क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? विराज का ये सवाल सुनकर यश के माथे की शिकन और भी बढ़ जाती है और वो कोई जवाब नहीं दे पाता। विराज यश के घबराए हुए चेहरे को देखकर कहता है, इट्स ओके, अब तुम्हें डैड से कांटेक्ट करने के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। विराज के ऐसा कहने पर यश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरानी से विराज को एकटक देखने लगता है। विराज की बात सुनकर यश शॉक्ड रह जाता है और वो आंखें फाड़कर उसे देखने लगता है। तभी विराज उससे कहता है, क्या हुआ, तुम्हें इतना शौक क्यों लगा? ये कहकर वो यश का हाथ छोड़ देता है जिसमें उसने चाकू पकड़ा था और विराज पर हमला किया था। विराज के ऐसा करने पर यश लड़खड़ा जाता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को संभाल लेता है। यश विराज से कहता है, विराज सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विराज अपना हाथ अपनी पैंट के पॉकेट में डाल लेता है और बिल्कुल रिलैक्स होकर कहता है, जब तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? यश के माथे पर पसीना आने लगा था। वो पसीने को साफ करते हुए कहता है, नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूँ। विराज कहता है, देखो, मेरे पास तुम्हारे इस ड्रामे के लिए वक्त नहीं है। मुझे पता है कि तुम डैड से कांटेक्ट करने जा रहे थे। यश अभी भी विराज की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बहाना बनाते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपके डैड से कभी मिला भी नहीं हूँ, तो फिर मैं उनसे कांटेक्ट करने क्यों जाऊंगा? विराज को अब यश की बातों पर हंसी आने लगी थी। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर तुमने श्रेया को मनाली से देहरादून तक लाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? विराज का ये सवाल सुनकर यश की हैरानी और भी बढ़ जाती है और अब उसके पास विराज को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। विराज फिर से कहता है, देखो, मैं बहुत पहले से ये बात जानता था, लेकिन मैं बस तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो मुझे ये बताओ कि ये सब कब से चल रहा है और तुम इसमें कैसे शामिल हो? यश अब ये समझ चुका था कि विराज से कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे विराज को सच बताने में बहुत डर लग रहा था। विराज यश के डर को समझ जाता है और उससे कहता है, डोंट वरी, डैड तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अगर वो नहीं चाहते कि मैं तुम तक पहुंचूं, तो मैं तुम तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। अगर आज मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है तो आई एम श्योर ये भी उन्हीं का प्लान होगा, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर यश थोड़ा रिलैक्स होता है और एक गहरी सांस लेता है। यश विराज को देखकर अपनी बात शुरू करता है, विराज सर, मेरे डैड दीवान इंडस्ट्रीज में काम करते थे। जब मैं 5 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। जब युवराज सर को ये बात पता चली, उन्होंने मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। उन्होंने ही मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। आज मैं जहां भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। 22 साल पहले जब युवराज सर समायरा सिंह को मनाली से वापस लेकर आए थे, उसके बाद वो अमेरिका चले गए, लेकिन जाने के बाद भी उन्होंने मेरे लिए सारा इंतजाम कर दिया था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और काम करने के लिए देहरादून चला गया, जहां मैंने रेयान सर की कंपनी ज्वाइन की थी। फिर एक दिन युवराज सर ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे श्रेया के बारे में बताया और मुझे ये जिम्मेदारी भी दी कि मैं श्रेया को मनाली के अनाथ आश्रम से रेयान सर तक पहुंचाऊं। मैं रेयान सर की कंपनी में अच्छे पोस्ट पर था, इसलिए मेरे लिए ये काम आसान था। मैंने श्रेया को देहरादून लाने का पूरा इंतजाम कर दिया। मैंने अपने एक आदमी को श्रेया के पास उसका इंटरव्यू लेने भेजा और उसे सेलेक्ट करवा लिया। मैं जानता था कि माणिक और कीर्ति उसे यहाँ आने नहीं देंगे, इसलिए मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि माणिक और कीर्ति को भी एक साथ शहर से बाहर जाना पड़ा। उसके बाद जो लोग श्रेया को रोकने के लिए वहां थे, उन्हें संभालना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। उन्हें ठिकाने लगाकर मैंने श्रेया को देहरादून बुलवा लिया। मैंने सारा काम इस तरह किया कि श्रेया और रेयान सर को शक नहीं हुआ। इसके बाद युवराज सर ने मुझे श्रेया पर नजर रखने के लिए कहा था।
तो मैंने उससे दोस्ती कर ली और आज हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। विराज बड़े ही ध्यान से यश की सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद विराज कहता है, क्या डैड ने कभी तुम्हें ये बताया कि उन्होंने श्रेया को यहाँ क्यों छोड़ दिया? यश कहता है, नहीं, उन्होंने इस बारे में कभी बात नहीं की। विराज कहता है, क्या तुमने कभी उनसे ये सवाल नहीं किया? यश कहता है, नहीं, मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे ये बात पूछ सकूं। फिर विराज सोचते हुए कहता है, क्या कोई और ऐसी बात है जो डैड ने तुमसे कहा हो और तुम्हें लगता है कि मुझे वो बात पता होनी चाहिए? यश कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और कुछ याद करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, युवराज सर ने एक बार कहा था कि श्रेया को उसकी शक्तियों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी वो बहुत खतरनाक हो सकती है। इतनी खतरनाक कि शायद वो भी उसे संभाल न पाए। इसलिए श्रेया के आसपास रहने पर मैं थोड़ा संभल कर रहूं। विराज बस कह देता है। इसके बाद यश विराज से कहता है, सर, क्या मैं अब जा सकता हूँ? विराज यश के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, नहीं, इतनी रात को तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें डैड से कांटेक्ट करने का कोई फायदा होगा, क्योंकि अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। यश क्यूरियस होकर कहता है, ऐसा क्यों? विराज कहता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मैं तुम तक पहुंच पाया हूँ तो इसका मतलब ये है कि डैड चाहते थे कि मैं तुम तक पहुंचूं। इससे आगे की मिस्ट्री हमें ही सॉल्व करनी होगी। घर चलो, काफी रात हो गई है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी खतरे में पड़ जाओ। यश बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाता है और विराज के साथ दीवान विला के लिए निकल जाता है। विराज और यश दीवान विला पहुंच जाते हैं। दीवान विला के मेन गेट को पार करते ही विराज की नजर ऊपर जाती है और वो देखता है कि छत पर रेयांश खड़ा हुआ था। विराज रेयांश को इस वक्त छत पर देखकर थोड़ा चौंक जाता है। अंदर जाकर वो यश को उसके कमरे में जाने के लिए कहता है और खुद छत की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ रेयांश छत पर खड़ा जंगल की तरफ देख रहा था। उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। विराज चलकर रेयांश के पीछे आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम्हें नींद न आने की बीमारी हो गई है क्या? रेयांश बिना पीछे मुड़े जंगल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। विराज को रेयांश की बात समझ नहीं आती। वो चलकर उसके पास आता है और जंगल की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मतलब? कौन सी नई मुसीबत आने वाली है विराज, रेयांश, श्रेया और उसके दोस्तों के ऊपर? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रेयांश उसकी तरफ देख रेयांश उसे जाते हुए देख फिर जंगल की तरफ देखता है और कुछ सोचते हुए कहता है, तुम नहीं जानते तुम कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हो। अगर अंतरा को किसी और से ये सच पता चला तो हम में से किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ विशिंग वेल के आसपास का माहौल बिल्कुल शांत था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। विशिंग वेल के पास 2 लोगों की लाशें पड़ी थी। वो लाशें पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे
उनके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। उन लाशों की आंखें बाहर आ गई थीं। उस अंधेरी रात में वो 2 लाशें और भी ज्यादा भयानक दिख रही थीं। तभी वहां किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और कुछ ही देर बाद वहां यामिनी आ जाती है। यामिनी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। उसके चेहरे और शरीर पर कई चोटें थीं और उसकी गर्दन पर एक गहरा जख्म था। यामिनी के चेहरे पर बहुत गुस्सा था और वो तेजी से चलते हुए विशिंग वेल के पास आ रही थी। कुछ ही देर में यामिनी विशिंग वेल के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो विशिंग वेल की रेलिंग पर अपना हाथ रखने वाली होती है, उसे एक जोर का झटका लगता है और वो कई फीट पीछे जाकर गिर जाती है। यामिनी को इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो पहले से ही काफी घायल थी और इस झटके के बाद उसकी तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे किसी के गुस्से से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर यामिनी की आंखों में डर के भाव आ जाते हैं और वो घबराते हुए विशिंग वेल की तरफ देखने लगती है। थोड़ी ही देर में वो काला साया विशिंग वेल से बाहर आने लगता है। वो काला साया धीरे धीरे कुएं से बाहर निकलता है। उस साए को देखकर यामिनी बुरी तरह से डर जाती है और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। वो साया कुएं से बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे यामिनी की तरफ बढ़ने लगता है। साए को अपनी तरफ आते देख यामिनी का डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। डर के मारे वो उठकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। कुछ ही देर में वो साया यामिनी के बिल्कुल करीब आ जाता है और उससे एक काला सर बाहर निकलकर यामिनी को करीब से देखने लगता है। अब संग्राम साए के साथ पिशाच के रूप में दिख रहा था। वो इस वक्त काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। वो साया यामिनी से कहता है, दोबारा ऐसी गलती मत करना। ये कहते हुए गुस्सा उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। फिर उस साए से निकला वो सर पीछे होकर उस साए में ही कहीं गुम हो जाता है। ये देखकर यामिनी की सांसें वापस आती हैं, जो कब से अटकी हुई थीं। वो उठती है और डरते हुए हकलाती हुई आवाज में कहती है, मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए उस कुएं के पास गई थी। मेरा और कोई इरादा नहीं था। वो साया कहता है, तुम्हारा इरादा कुछ भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे छूना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अगली बार ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। यामिनी इस वक्त इतना घबरा गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अगले ही पल वो साया कुछ कदम पीछे चला जाता है। उस साए के दूर जाने पर यामिनी चैन की सांस लेती है। उसे इतने करीब देखना यामिनी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वो साया कहता है, तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जाहिर है तुम मंत्रा को मार नहीं पाई। ये सुनकर यामिनी के चेहरे पर शर्मिंदगी दिखने लगती है और वो कहती है, मैं बस उसे मारने ही वाली थी, लेकिन एंड मौके पर वहां दृष्टा आ गई और उसने अंतरा को बचा लिया। साया कहता है, दृष्टा ने अंतरा को क्यों बचाया? यामिनी भी कंफ्यूज होकर कहती है, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। वो कह रही थी कि अंतरा उसका शिकार है और उसके शिकार को मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ देर रुककर यामिनी आगे कहती है, वो एक आदमखोर जानवर है। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैंने उससे अपनी जान कैसे बचाई है। उस साए से आवाज आती है, मरीज को खत्म करने में दृष्टा ने भी युवराज और सुहानी की काफी मदद की थी। ये तो मानना पड़ेगा, वो बहुत ताकतवर है। यामिनी आगे कहती है, लेकिन अब वो दृष्टा नहीं रही है। वो पहले से कई ज्यादा आदमखोर और खतरनाक हो चुकी है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो शिमला में क्या कर रही है। वो तो हिमालय में अपनी साधना करने चली गई थी। साया पीछे मुड़कर विशिंग वेल की तरफ चल देता है और कहता है, हो सकता है उसे किसी चीज की जरूरत होगी जिसके लिए वो यहाँ आई है।
यामिनी कुछ सोचकर कहती है, कैसी चीज? फिर वो साया जवाब देता है, हिमालय साधना के लिए अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ इंसान नहीं होते। कभी कभी साधना को पूरा करने के लिए बलि की जरूरत पड़ती है। जैसे ही साया अपनी बात पूरी करता है, यामिनी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। उसे फिर से वो पल याद आ जाता है जब दृष्टा ने उस पर हमला किया था। तब उसने कहा था कि मेरे शिकार को छूने की तुमने हिम्मत कैसे की। अब यामिनी को समझ आने लगा था कि दृष्टा शायद अंतरा के लिए शिमला आई है। वो कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन दृष्टा सिर्फ अंतरा को ही क्यों मारना चाहती है? दीवान विला के लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। विराज और रेयांश अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। राजवीर, श्रेया और सृष्टि आपस में बैठे बातें कर रहे थे। राजवीर बार बार श्रेया को उकसा रहा था कि वो रेयांश के बारे में कुछ बोले। ये बात रेयांश काफी देर से नोटिस कर रहा था और बीच बीच में वो राजवीर को गुस्से से घूर रहा था। विराज खामोशी से अपना काम कर रहा था। तभी राजवीर श्रेया से कहता है, मुझे एक बात बताओ, उस रात एक्चुअल में हुआ क्या था? राजवीर की बात सुनकर श्रेया कहती है, किस रात? राजवीर श्रेया को देखता है और अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है, जिस रात भाई उस खाई में गिर गए थे। रेयांश फिर से गुस्से से राजवीर को देखता है। श्रेया उस रात को याद करते हुए कहती है, अच्छा, उस रात माणिक ने सृष्टि, यश और मुझे पकड़ लिया था। हम उससे बचकर निकल नहीं पा रहे थे। वो मुझ पर अटैक करने वाला था और मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो माणिक वहां था ही नहीं। पता नहीं वो अचानक से कहां चला गया। श्रेया के ऐसा कहने पर विराज, सृष्टि, यश और रेयांश एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो सभी जानते थे कि माणिक की मौत श्रेया की वजह से हुई थी, लेकिन श्रेया को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। श्रेया आगे कहती है, माणिक जब वहां से चला गया तब मुझे याद आया कि वो साया रेयांश सर को उठाकर ले गया है और तभी मुझे रेयांश सर की चीख सुनाई दी। मैंने उस आवाज का पीछा किया और उस खाई के पास पहुंच गई। राजवीर ने अनजान बनते हुए कहा, कौन सी खाई? श्रेया राजवीर को याद दिलाते हुए कहती है, अरे वही खाई जिससे रेयांश सर नीचे गिर गए थे। इस बार रेयांश अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और इरिटेट होकर कहता है, मैं वहां से गिरा नहीं था, उस साये ने मुझ पर अटैक किया था और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। मैं तुम्हें ही बचाने के लिए वहां गया था।
श्रेया कहती है, आपकी वजह से मेरी वो। ये कहते हुए श्रेया रुक जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तभी विराज आगे बढ़ता है और श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या बात है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? श्रेया विराज को देखती है और कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन कहती नहीं। वो पीछे मुड़कर यश और सृष्टि से कहती है, तुम दोनों रूम में चलो, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। यश और सृष्टि को बात कुछ कुछ समझ आने लगी थी। वो हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। श्रेया भी हड़बड़ाकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। तभी राजवीर श्रेया की तरफ जाते हुए कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? श्रेया कहती है, नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। क्या राज छुपा है उस अंगूठी में? क्या पद्मिनी की उस अंगूठी में कुछ शक्तियां हैं? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राजवीर कहता है, लेकिन अब तो मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे भी तो वो बात बता सकती हो। राजवीर ने सभी के चेहरे पर वो परेशानी देख ली थी। वो जानना चाहता था कि बात क्या है। श्रेया रुक जाती है और पीछे मुड़कर कहती है, मैंने भी तुमसे कुछ पूछा था, लेकिन तुमने ये कहकर बताने से मना कर दिया कि वो तुम्हारा फैमिली सीक्रेट है। तो ये भी मेरे बेस्ट फ्रेंड का सीक्रेट है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। ये कहकर श्रेया वहां से जाने लगती है। वो काफी गुस्से में लग रही थी। राजवीर उसके पीछे जाते हुए कहता है, श्रेया सुनो तो। वो 2-3 कदम ही चल पाया था, तभी उसे एक जोर का झटका लगता है और वो कई फीट पीछे जाकर गिर जाता है। श्रेया पीछे मुड़कर नहीं देखती और वो अपने रूम की तरफ चली जाती है, लेकिन विराज और रेयांश ये देखकर चौंक जाते हैं। राजवीर काफी जोर से गिरा था। वो उठकर खड़ा होता है और अपनी कमर पकड़कर कहता है, अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ? विराज और रेयांश एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। दोनों को समझ आ गया था कि ये सब श्रेया की वजह से हुआ है। विराज अपने मन में कहता है, अब समझ आया, डैड ने यश को श्रेया के बारे में वार्न क्यों किया था। दिनों दिन इसकी शक्तियां इसके कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। वहीं रेयांश के दिमाग में कोई और बात चल रही थी। विराज ये बात नोटिस कर लेता है और कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? रेयांश कहता है, श्रेया किसी अंगूठे के बारे में बात कर रही थी। विराज हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर रेयांश कहता है, क्या वो पद्मिनी की अंगूठे के बारे में बात कर रही थी? ये बात सुनकर विराज की आंखें गहरी हो जाती हैं और वो रेयांश से कहता है, क्या मतलब? रेयांश बताता है, मुझे दृष्टा ने बहुत पहले ये बताया था। पद्मिनी ने अपने वारिस के लिए अपनी एक अंगूठी छोड़ी थी। कहा जाता है कि वो अंगूठी बहुत पावरफुल थी। उस रात जब श्रेया तहखाने में गई थी तो उस परी का घोरी की आत्मा ने अटैक किया था, और मैंने ये भी सुना था कि उस अंगूठी की रक्षा कोई अघोरी कर रहा था। जिस चीज ने मुझे श्रापित किया था, उसने तहखाने में जाकर उस अघोरी से अंगूठी लेने की कोशिश की थी, और अंगूठी ना मिलने पर अघोरी को जान से मार दिया था। उस दिन के बाद उस अघोरी की आत्मा तहखाने में ही भटक रही थी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो श्रेया को उस रात वो अंगूठी मिल गई थी, और श्रेया ने उसी अंगूठी को उस साय पर फेंका था, जिस वजह से वो साया कुछ समय तक रुक गया था। रेयांश की पूरी बात सुनकर विराज के चेहरे पर भी शिकन आ जाती है और वो रेयांश से कहता है, इसका मतलब वो अंगूठी। विराज बात पूरी करते हुए कहता है, श्रेया अंगूठी वहीं फेंक कर भूल गई। दोपहर का वक्त था। रेयांश और विराज जंगल के बीच उसी खाई के किनारे थे जहां उस साय ने रेयांश पर हमला किया था। वो दोनों जमीन पर कुछ ढूंढ रहे थे। दोनों के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ देखे जा सकते थे। कुछ देर बाद रेयांश चलकर विराज के पास आता है और कहता है, क्या तुम्हें वो मिला? विराज जवाब देता है, नहीं। विराज का जवाब सुनकर रेयांश के चेहरे की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जंगल के बीच जिस जगह पर कोई भी नहीं आता, उस अंगूठी को यहीं कहीं होना चाहिए था। विराज कहता है, क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुम और वो साया यहीं थे और श्रेया ने यहीं पर वो अंगूठी फेंकी थी?
रेयांश उस रात की बात को याद करते हुए कहता है, हाँ, उस रात जब वो साया मुझे मारने वाला था और कुछ पल के लिए रुक गया था, तब मैं यहीं पर था और वो साया मेरे ठीक सामने था। मुझे पूरा यकीन है कि श्रेया ने वो अंगूठी यहीं फेंकी थी, लेकिन वो मिल क्यों नहीं रही? मुझे लगता है हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। विराज कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अंगूठी यहां नहीं है। अगर होती तो अब तक मेरी नजरों से नहीं बचती। रेयांश कहता है, इसका मतलब यहां कोई आया था जो उसे उठाकर ले गया। विराज कुछ सोचते हुए कहता है, क्या वो अंगूठी इतनी ज्यादा जरूरी है? विराज का ये सवाल सुनकर पहले तो रेयांश चौंक जाता है और फिर कहता है, ये सवाल तुम पूछ रहे हो? पद्मिनी सिंघानिया के बारे में मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। बस एक बार ये सोच कर देखो, अगर तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं तो तुम्हारे डैड के पास कितनी शक्तियां होंगी, और अगर तुम्हारे डैड के पास इतनी शक्तियां हैं तो हजारों साल पहले की तुम्हारी उस पूर्वज के पास कितनी शक्तियां रही होंगी। उन्हें जरूर पहले से ये पता रहा होगा कि ऐसा दिन भी आएगा जब तुम्हें उस अंगूठी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो अंगूठी यहाँ छोड़ कर गई थी। और जैसा उन्होंने सोचा था, श्रेया उस अंगूठी तक पहुंच भी गई थी, लेकिन मेरी वजह से वो अंगूठी उसने खो दी। ये कहते हुए रेयांश थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था। वो जानता था कि वो अंगूठी कितनी इंपॉर्टेंट थी और उसका इस तरह खो जाना वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। विराज रेयांश से कहता है, तुम खुद को ब्लेम मत करो, यहाँ गलती किसी की भी नहीं थी, न तुम्हारी न श्रेया की। श्रेया बस घबरा गई थी और शायद उसे पता भी नहीं है कि वो अंगूठी कितनी इंपॉर्टेंट है। रेयांश और विराज बात कर ही रहे थे, तभी रेयांश की नजर पास ही के एक पेड़ पर जाती है और उस पेड़ पर ही उसकी नजर रुक जाती है। विराज ये बात नोटिस कर लेता है और रेयांश से कहता है, क्या हुआ? रेयांश विराज को कोई जवाब नहीं देता और उस पेड़ को बड़ी गौर से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि रेयांश क्या कर रहा है। वो भी उसके पीछे पीछे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। विराज उस पेड़ के पास जाकर देखता है कि उस पेड़ पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जिसे रेयांश एकटक देख रहा था। विराज उस निशान को देखते हुए कहता है, इस निशान को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे बनाए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। रेयांश की आंखें अब गहरी हो गई थी। वो कहता है, तुमने ठीक कहा, यह निशान उसी रात को बनाया गया था जब हम पर हमला हुआ था। विराज कंफ्यूज होकर रेयांश को देखता है और कहता है, ये बात तुम्हें कैसे पता? रेयांश कुछ नहीं कहता। वो अपने शर्ट की स्लीव्स ऊपर उठा लेता है और अपनी कलाई विराज की तरफ बढ़ा देता है। रेयांश की कलाई को देखकर विराज हैरान रह जाता है। रेयांश की कलाई पर भी वही निशान बना हुआ था जो उस पेड़ पर बनाया गया था। विराज शाम हो चुकी थी। अंतरा दीवान विला से बाहर आई हुई थी।
वो जंगल के बीच सड़क पर खामोशी से चल रही थी। अंतरा का चेहरा काफी सीरियस लग रहा था। उसे देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि वो किसी गहरी सोच में थी। अंतरा कुछ सोचते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपने आसपास देखने लगती है, लेकिन वहां उसके सिवा कोई भी नहीं था। अंतरा बहुत ही सख्ती के साथ कहती है, छुपने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो भी हो बाहर आ जाओ, मेरे पास हाइड एंड सीक खेलने का वक्त नहीं है। जैसे ही अंतरा की बात पूरी होती है, जंगल से एक आदमी बाहर निकलता है। वो आदमी 30-32 साल का लग रहा था। उसके चेहरे पर अलग ही कॉन्फिडेंस और आंखों में चमक थी। उसे देखकर अंतरा की आंखें गहरी हो जाती हैं। वो उस अंतरा की बात सुनकर वो आदमी हंस देता है और कहता है, तुमसे एक काम तो है। अंतरा कहती है, जल्दी कहो। वो आदमी कहता है, काम कहने वाला नहीं है। अंतरा को उस आदमी की बात समझ नहीं आती और वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है। तभी वो आदमी आगे कहता है, मुझे तुम्हें किसी के पास लेकर जाना है। उस आदमी की बात सुनकर अंतरा के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। अंतरा 2-3 कदम ही चल पाई थी कि तभी उसके कदम रुक जाते हैं। जैसे ही अंतरा के कदम रुकते हैं, उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो बिना पीछे मुड़े ही कहती है, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। वो आदमी कहता है, जान तो अब तुम्हारी जाने वाली है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। अंतरा चौंक जाती है और फौरन पीछे मुड़कर कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई के पास ले जाने वाला हूँ और तुम्हें जिस पल वो सच पता चलेगा, वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। अंतरा अब सवालिया नजरों से उस आदमी को देख रही थी। रियांश और विराज उस जंगल से वापस दीवान विला आ जाते हैं। जैसे ही उनकी कार रुकती है, वो दोनों अपने आसपास देखते हैं। वो देखते हैं कि विराज का स्टाफ बाहर खड़ा था और वो सभी काफी परेशान लग रहे थे। कुछ लोगों ने तो अपने कान हाथ से बंद कर रखे थे। उन्हें देखकर रियांश कहता है, इन्हें क्या हो गया? विराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। विराज की मुस्कान देखकर रियांश भी समझ जाता है कि वहां क्या हो रहा होगा। वो दोनों कार से बाहर उतरने के लिए अपनी कार का दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है, उन्हें उस दूध वाले के स्कूटर की आवाज सुनाई देती है। कार से उतरकर वो देखते हैं कि श्रेया उस स्कूटर का एक्सीलरेटर घुमा रही थी और उस स्कूटर से बहुत तेज आवाज आ रही थी, जिससे उसका सारा स्टाफ परेशान था। वो आवाज इतनी तेज थी कि उससे रियांश और विराज को भी इरिटेशन होने लगी थी, लेकिन श्रेया ये सब बहुत एंजॉय कर रही थी। जैसे ही विराज का स्टाफ अपने कानों से हाथ हटाता, श्रेया फिर से एक्सीलरेटर घुमा देती और वो फिर से परेशान होकर अपने कान बंद कर लेते। ये देखकर श्रेया को बहुत मजा आ रहा था। कौन है वो आदमी जो अंतरा से मिला था और क्या होने वाला है 2 दिन बाद अंतरा के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए साया अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रियांश श्रेया की तरफ देखता है। वो उसके पास जाना तो चाहता था, लेकिन साथ में विराज था।
इसीलिए वो बिना कुछ कहे विला के अंदर चला जाता है। विराज श्रेया को मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो चलकर श्रेया की तरफ जाता है। विराज को अपने पास आता देखकर श्रेया स्कूटी बंद कर देती है और वो स्कूटर से नीचे उतर जाती है। श्रेया को देखते हुए विराज को रियांश की कही बात याद आ रही थी कि सबसे ज्यादा खतरा श्रेया की जान को है। वो श्रेया के पास जाता है और बिना कुछ कहे उसे हक कर लेता है। विराज के ऐसा करने पर श्रेया थोड़ी चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि विराज ऐसा क्यों कर रहा है। श्रेया को हक किए हुए ही विराज उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये कहकर विराज श्रेया को छोड़ता है और उसके चेहरे को एक नजर देखता है और दीवान विला के अंदर चला जाता है। श्रेया कंफ्यूज होकर वहां खड़ी रहती है और अपना सिर खुजाते हुए कहती है, विराज सर क्या ठीक करने की बात कर रहे थे? ये कहते ही श्रेया की आंखों में परेशानी के भाव आ जाते हैं और वो विराज के पीछे पीछे दीवान विला के अंदर जाते हुए कहती है, मुझे ये स्कूटर ठीक नहीं कराना है, मुझे ये ऐसे ही पसंद है। उस जंगल के बीच सड़क पर अंतरा खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो नीचे सड़क को देख रही थी। उसके सामने सड़क पर वो आदमी पड़ा हुआ था। उस आदमी की नाक से खून बह रहा था और उसका शरीर पस्त हो गया था और वो आंखों में खौफ लिए अंतरा को देख रहा था। अंतरा उस आदमी से कहती है, मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। वो आदमी लंबी लंबी सांसें लेते हुए अंतरा से कहता है, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अंतरा जवाब देती है, ठीक है, वक्त आने पर ये भी देख लूंगी। ये कहकर अंतरा वहां से जाने लगती है। तभी वो आदमी अंतरा से कहता है, रुको। उस आदमी की आवाज सुनकर अंतरा रुक जाती है और फिर से उसकी तरफ देखती है। वो आदमी कहता है, तुम अब भी उस सच्चाई से भागने की कोशिश कर रही हो जिससे तुम्हारा सामना तय है। अंतरा को उस आदमी की बात समझ नहीं आती। वो चलकर फिर से उसके पास आती है और कहती है, तुम किस सच्चाई के बारे में बात कर रहे हो? उस आदमी की सांसें अब भारी होने लगी थी। वो अपनी सांसों को संभालते हुए कहता है, कितनी अजीब बात है, तुमने कभी अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश नहीं की? उस आदमी की बात सुनकर अंतरा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहती है, क्या तुम मेरे परिवार के बारे में कुछ जानते हो? वो आदमी कहता है, मैं जानता हूं और थोड़ी ही देर बाद तुम भी जान जाओगी। फिर अंतरा अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और उस आदमी की कॉलर पकड़कर कहती है, बताओ मुझे, तुम क्या जानते हो? उस आदमी की सांसें अब पहले से और भी ज्यादा भारी होने लगी हैं और अंतरा के पकड़ में आते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये देखकर अंतरा बौखला जाती है और उसका कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, नहीं, तुम मर नहीं सकते। अंतरा उस आदमी की कॉलर पकड़कर उसे हिलाती है, लेकिन तब तक वो आदमी दम तोड़ चुका होता है। अंतरा समझ जाती है कि अब वो कितनी भी कोशिश करे उस आदमी को उठा नहीं सकती। अंतरा उस आदमी का कॉलर छोड़कर वहां से उठकर चली जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो आदमी कौन था और उसे कहां ले जाने की बात कर रहा था। वो सच का पता लगाने के लिए उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने अंतरा को अपने साथ ले जाने के लिए उसे बेहोश करने की कोशिश की थी। वो जानती थी कि वो आदमी कितना सच कह रहा है, इसीलिए उसने खुद को बचाने की कोशिश की और इस कोशिश में अंतरा को उस आदमी पर हमला करना पड़ा और उसने अपना दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद अंतरा दीवान विला पहुंच जाती है। जैसे ही वो दीवान विला के अंदर जाती है, उसकी नजर लिविंग एरिया में बैठे विराज पर जाती है। अंतरा विराज को देखती है और फिर अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगती है। विराज अब अंतरा को देखता है तो उठकर उसके पास जाता है और कहता है, तुम कहाँ गई थी? अंतरा का मूड इस वक्त बहुत ज्यादा खराब था। वो जवाब देती है, क्या मुझे घर से बाहर जाने के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा? विराज जवाब देता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है,
हम सब इस वक्त खतरे में हैं, इसलिए मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। विराज की बात सुनकर अंतरा थोड़ी शांत होती है। कुछ देर शांत रहने के बाद वो कहती है, क्या तुम मेरे लिए एक बार और कोशिश करोगे? विराज कंफ्यूज होकर कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? अंतरा अपनी बात कहती है, मेरी फैमिली को ढूंढने की। अंतरा की बात सुनकर विराज की आंखें गहरी हो जाती हैं, लेकिन वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को संभालते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। अंतरा विराज पर शक करते हुए कहती है, और ये बात तुम कैसे जानते हो? विराज कहता है, मैंने बहुत पहले ही ये पता किया था। वर्तिका ने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया था और तुम्हें अपने साथ ले गई थी। अंतरा विराज के चेहरे को एकटक देख रही थी। इस बार उसे विराज की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो बिना कुछ कहे पीछे मुड़ती है और वहां से चली जाती है। शाम हो चुकी थी। रेयांश को आज पूरे दिन घर के अंदर काफी घुटन हो रही थी, इसलिए वो दीवान विला की छत पर आ जाता है। छत पर आकर वो देखता है कि श्रेया पहले से ही वहां थी। वो रेलिंग से टिककर छत पर बैठी हुई थी। वो काफी उदास लग रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूबी हुई हो। रेयांश जानता था कि श्रेया के दिमाग में क्या चल रहा है। वो चलकर श्रेया के पास आता है और वहीं फ्लोर पर बैठ जाता है। श्रेया रेयांश की तरफ बिना देखे कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रेयांश श्रेया से कहता है, क्यों, यहाँ पर सिर्फ तुम ही आ सकती हो? श्रेया कहती है, अभी मेरा मूड खराब है, आप जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा यहाँ कोई और रहे। रेयांश खामोश रहता है और कुछ देर तक वो दोनों खामोशी से वहां बैठे रहते हैं। फिर रेयांश कहता है, तुम फिक्र मत करो, वो अंगूठी तुम्हें मिल जाएगी। श्रेया अपना मुंह फुलाए हुए कहती है, सब आपकी वजह से हुआ है। रेयांश जवाब देता है, जब तुम्हें तुम्हारी अंगूठी इतनी प्यारी थी तो तुमने मुझे बचाने के लिए उसे फेंका क्यों? श्रेया कहती है, अगर मैंने उसे फेंका ना होता तो वो साया आपको मार देता। रेयांश कहता है, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होता। श्रेया को रेयांश की ये बात अच्छी नहीं लगती। वो किसी भी कीमत पर रेयांश को कुछ होने नहीं देना चाहती थी। श्रेया कहती है, नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि आपको कुछ भी हो। रेयांश कहता है, और ऐसा क्यों? श्रेया कहती है, अभी मुझे आपकी कंपनी खरीदनी है, इसीलिए। श्रेया की बात सुनकर रेयांश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, अच्छा, क्या तुम जानती हो कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? श्रेया कहती है, जितनी भी हो मैं दे दूंगी। कुछ सोचने के बाद श्रेया कहती है, वैसे कितनी वैल्यूएशन होगी आपकी कंपनी की? रेयांश कहता है, ज्यादा नहीं, बस 1,500 करोड़। ये सुनकर श्रेया को सदमा लग जाता है और वो आंखें फाड़कर रेयांश को देखने लगती है। श्रेया की ऐसी शक्ल देखकर रेयांश को हंसी आने लगती है और वो कहता है, क्या हुआ, कीमत कम है क्या? श्रेया हैरान होकर कहती है, क्या आपकी कंपनी इतनी बड़ी है? रेयांश कहता है, हाँ बिल्कुल। श्रेया कुछ सोचते हुए कहती है, फिर तो मुझे उसे खरीदने से पहले सोचना पड़ेगा। श्रेया अपने मन में कहती है, पता नहीं डैड के पास इतना पैसा होगा भी या नहीं। रेयांश जानता था कि श्रेया क्या सोच रही है। वो श्रेया से कहता है, वैसे 1,500 करोड़ इतनी बड़ी रकम भी नहीं है। मैंने सुना है कि विराज के डैड युवराज दीवान की कंपनी तो इससे भी कई ज्यादा बड़ी है। 1,500 करोड़ उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। रेयांश की बात सुनकर श्रेया के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहती है, क्या सच में? रेयांश हाँ में अपना सिर हिला देता है। वो श्रेया को ये नहीं बताना चाहता था कि वो श्रेया के डैड के बारे में जानता है, लेकिन उसने बिना बताए ही श्रेया की उलझन को सुलझा दिया था। श्रेया अपने मन में कहती है, फिर तो मैं ये कंपनी खरीद सकती हूँ। इसके बाद वो रेयांश से कहती है, अब आप चिंता मत करो, आपकी कंपनी अभी घाटे में चल रही है ना, मैं आपको उसकी कीमत से ज्यादा कीमत देकर खरीदूंगी। रेयांश कहता है, थैंक यू। उसकी कंपनी लॉस में नहीं चल रही थी, वो तो श्रेया थी जिसने अपने मन में कुछ भी बिठा लिया था। रेयांश आगे श्रेया से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो अंगूठी कैसी दिखती है? श्रेया हाँ में अपना सिर हिला देती है और अपने फोन में कुछ ढूंढने लगती है।
वो अपने फोन की स्क्रीन रेयांश की तरफ करती है और कहती है, ये देखो, ये मेरी अंगूठी की फोटो है। ये बहुत अलग है ना? रेयांश कहता है, हाँ अलग तो है, लेकिन ये अंगूठी तुम्हें मिली कहाँ से? रेयांश जानता था कि श्रेया ने वो अंगूठी कहाँ से पाई होगी, लेकिन फिर भी वो श्रेया से ये सवाल करता है। श्रेया रेयांश से नजरें चुराने लगती है और कहती है, मैं आपको नहीं बता सकती। रेयांश आगे कोई सवाल नहीं करता और श्रेया के फोन में उस अंगूठी की तस्वीर को गौर से देखने लगता है। आधी रात हो चुकी थी। भैरवनाथ की गुफा में दृष्टा अपनी साधना कर रही थी। वो पत्थर के ऊपर उसी जगह पर बैठी थी जहां भैरवनाथ बैठा करता था। उसने आंखें बंद की हुई थी और ध्यान मुद्रा में बैठी थी। तभी उसे किसी की तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। आहट सुनकर भी दृष्टा अपनी आंखें नहीं खोलती, लेकिन उसके भयानक चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर बाद विराज उस गुफा के अंदर आ जाता है और दृष्टा की तरफ देखता है। दृष्टा को देखते ही विराज के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसने पहली बार दृष्टा को देखा था। पहले कभी भी विराज ने इतने भयानक इंसान को नहीं देखा था। दृष्टा की हाइट लगभग 7 फीट थी। उसने जानवरों के चमड़े का कपड़ा पहना हुआ था। उसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी और उसके बाल अजीब तरह से बिखरे हुए थे। वो इतनी भयानक दिख रही थी कि कोई आम इंसान उसे देखकर एक पल भी वहां खड़ा नहीं रह पाता। दृष्टा को देखते हुए विराज के मन में हजारों बातें चल रही थीं। तभी दृष्टा अपनी आंखें खोलती है और विराज से कहती है, मुझे पता था तुम एक दिन यहाँ जरूर आओगे। विराज कहता है, तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? दृष्टा कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। विराज कहता है, फिर ठीक है, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दृष्टा अपनी जगह से उठ जाती है और विराज को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। विराज खामोशी से वहां खड़ा दृष्टा को ही देख रहा था। दृष्टा विराज के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वैसे तो विराज की हाइट 6 फीट थी, लेकिन दृष्टा के सामने वो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। दृष्टा अपने हाथ विराज की ओर बढ़ाती है और अपने लंबे नाखून उसके गालों में हल्के से चुभाते हुए कहती है, तुम अभी कमजोर हो। विराज को दृष्टा की बात समझ नहीं आती। वो कंफ्यूज होकर कहता है, क्या? विराज का सवाल सुनकर दृष्टा को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए कहती है, तुम्हारी उम्र में तुम्हारे बाप के पास तुमसे कई ज्यादा शक्तियां थीं। लगता है तुमने अपनी शक्तियां जागृत करने के लिए कोई मेहनत नहीं की। इतनी कम शक्तियों के साथ तुम उसका सामना कैसे करोगे? विराज फौरन कहता है, किसका सामना? क्या जानने आया है विराज दृष्टा के पास? और क्या दृष्टा उसकी मदद करेगी? क्या वो देगी विराज के सवालों का जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट FM पर।